Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. There are few persons who have joined so far, so we will wait for a couple of minutes more so that if someone else could join us. तो फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं where we stopped last day. कैपिटल बजटिंग के हवाले से हमने बात इनिशिएट की थी, वहीं से इंशाल्लाह फिर आज कंटिन्यू करेंगे. जी फाइन. कैपिटल बजटिंग के हवाले से कल हमने बात कुछ की थी और डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं कैपिटल बजटिंग के हवाले से, उनको ज़िक्र किया. वाई डिसीजंस ऑफ कैपिटल इन नेचर आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. प्रोसेस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल बजट डिसीजन करने का, कुछ इस हवाले से हमने बातें की थी. और हमने हाईलाइट किया था कि जो कंपैरिजन होगा प्राइमरीली फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीजन, आइदर इट्स short term or long term, primarily this is relevant to cost and benefit analysis. हम benefits और cost का comparison करेंगे और benefits cost के comparison की बुनियाद पे ही decide करेंगे. हमने लास्ट डे भी यही बात की थी, आज भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे. बट हमने लास्ट से जो टर्मिनेट किया था वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पर्सपेक्टिव में टर्मिनेट किया था कि वाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो फिर हमने उसकी लाइट में बात आगे स्टार्ट की थी. मैं वहीं से दोबारा लिंक करता हूँ ताकि अगर कोई आपके कंसर्न है, कुछ आपने अगर पढ़ा है और कोई इशू है आपके जहन में, दैन यू वांटेड टू आस्क, तो आप वो पूछ सकते हैं.
सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो फॉर, अगर आपने पढ़ा है तो आप वो पूछ लें, अदरवाइज जहाँ से हमने टर्मिनेट किया था वहीं से हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का जो कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था उसको ज़रा थोड़ा और इलेबोरेट कर दें अगर तो। वो जो टेक्निक्स हैं उनको किस राइट तरह सर। से इम्प्लीमेंट करना है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, बट प्राइमरीली हम पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। वो आज मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन किसी के भी माइंड में पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू आर अनम्यूटेड, आप ख़ुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, मेजॉरिटी रादर ऑल ऑफ यू, ताकि आप अपना जो क्वेश्चन है वो फ्रेम कर सकें आप। सो इफ देयर इज़ नो क्वेश्चन तो मैं जहाँ पे था वहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करता हूँ। जी, हमने जिक्र किया था कि इनफैक्ट जो वैल्यू ऑफ मनी डिफ़र करती है प्राइमरीली वो ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो आज पैसा मिलेगा और जो कल पैसा मिलेगा, इन दोनों में जो फ़र्क है वो प्राइमरीली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्ट है। इफ यू आर नॉट डूइंग सम एनीथिंग विद दैट मनी, और आप वो सिंपली बैंक में रखते हैं, आज जो रुपये 1 मिलता है, डॉलर 1 मिलता है, 100 रुपये मिलता है, अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट समथिंग। सो अगर आप वो पैसा आज रिसीव नहीं कर रहे तो टेक्निकली यू आर लूजिंग दैट मनी विच यू कैन अर्न ऑन दैट। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी वजह से हमने कहा था पैसे की वैल्यू में फ़र्क है। सो इफ़ इट इज़ नोन टू अस कि हाउ मच इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हम कल के पैसे को आज के पैसे में और आज के पैसे को कल के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन वी कैन ट्रांसलेट द ₹1 टुडे इनटू द इक्विवेलेंट अमाउंट इन फ्यूचर। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसी तरह फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे रुक के पहले ये बात समझ लें कि हम ये बातें असल में क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं। रीज़न इज़ बिंग दैट कि जो भी हम कैपिटल नेचर का डिसीजन करना चाह रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट तो आज लगेगी, और जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आज नहीं बल्कि फ्यूचर में मिलेंगे। तो जो फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने हैं, लाइक अगर आज इन्वेस्टमेंट हमारी 10,000 की हो रही है और फ्यूचर में 5 सालों के अंदर आपको लाइक चलें 4 सालों के अंदर 3,000 रुपया मिलना है एवरी ईयर, 3,000 रुपये का बेनिफिट होगा। तो अगर आप 4 सालों में 3,000 का बेनिफिट हो तो टोटल बेनिफिट की अमाउंट 12,000 बनती है, जबकि जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 की है। अपेरेंटली इट लुक्स फाइन टू अस कि हम 2,000 एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे होंगे, प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द प्रोजेक्ट। बट थिंग इज ऑफ इम्पॉर्टेंट कि जो पैसे हमें लगाने हैं हमने वो आज लगाने हैं, और जो मिलने हैं हमें पैसे वो फ्यूचर में मिलने हैं। अगर तो दोनों की वैल्यू सेम हो, मीन जो फ्यूचर में हमें 3,000 मिल रहे हैं उनकी आज वर्थ भी 3,000 के बराबर ही हो तो डजेंट मैटर। बड़ी आसान सी बात है कि हमारा 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पैसे हमें फ्यूचर में मिलने हैं उनकी आज वर्थ उतनी नहीं है। सो हमें वो जो फ्यूचर में अमाउंट मिलनी है उसकी आज की वर्थ आइडेंटिफाई करनी है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ताकि हम पता कर सकें कि इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गेट, हम कितना हासिल कर पाएंगे। जो डिस्काउंटिंग, जो फ्यूचर में पैसे मिलने हैं उनको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना। फिर हमने लास्ट डे फ्यूचर वैल्यू के हवाले से बात की थी। अगर आप ₹1 आज डिपॉजिट कराते हैं 6% पर एनम, तो 1 ईयर के बाद आपको 106 रुपये मिलेंगे। सिंपल तरीका का हमने लास्ट डे इसका जो डेवलपमेंट का तरीकाकार था वो भी देखा था। 2 तरीके जिक्र हुए थे, आइदर वी कैन यूज़, ये तो कैलकुलेटर वाला सोल्यूशन जो कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स नहीं है आप लोगों के पास, अदरवाइज फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स भी डेवलप हुए हैं उसमें किया जा सकता है। नंबर 2 कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड्स। ये जो फैक्टर है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये इनफैक्ट ये जो 1 प्लस आई रेज टू पावर एन है ये इसकी वैल्यू है। या तो हम खुद से 1 प्लस आई रेज टू पावर एन सॉल्व कर लें, या हम टेबल से देख सकते हैं 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, तो ये आई रेज टू पावर एन जो है वो जो टेबल से देखा जाएगा वो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहलाएगा। ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या ख़ुद से टेबल से देख के आइडेंटिफाई कर लें, वन एंड द सेम थिंग। टेबल्स के अंदर भी ये कैलकुलेट करके वैल्यूज़ प्रिंट की गई हैं, लिखी गई हैं।
सो 100 और 1.06 की पावर 1 है तो 106 ही, वो 1.06 ही होगा और 106 अमाउंट बनेगी। अगर आप 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी 5 साल के लिए, तो हमने कल देखा था कैलकुलेटर को छोड़ के, अगर हम टेबल से वैल्यू देखें फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर या फिर 0.6 रेट पे और 5 ईयर्स के 5 पीरियड्स की जो हमारा n है, या फिर हम इसको 1 + i raised to power n यानी 1.06 पावर 5 सॉल्व कर लें तो वो जो वैल्यू बनेगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट द अमाउंट विच वी विल बी एबल टू गेट इन फ्यूचर। ये जो सिंगल अमाउंट है इसको आप ज़रूरी नहीं है, जो अभी हम बात कर रहे थे, एक तो चलें बेसिक जो प्रिंसिपल है इसके पीछे, वो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रिंसिपल से मुराद ये है कि आपका जो पहले साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो ओरिजिनल प्रिंसिपल यानी 100 के ऊपर जो आपने पहले साल के एंड पे इंटरेस्ट जनरेट किया, अर्न किया, उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी मीन्स इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जनरेट होगा एंड यू विल बी गेटिंग दैट टू। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके प्रिंसिपल ये होता है कि इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन योर ओरिजिनल प्रिंसिपल। अगर 100 रुपये आप डिपॉजिट करा रहे हैं सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हर साल 6 रुपये ही मिलेंगे, तो 6 करते जाएंगे 5 साल तो 30 रुपये मिलेंगे, यानी 5 सालों के बाद इसकी वैल्यू 130 रुपये होगी। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले साल आपकी अमाउंट 100 थी, पहले साल के बाद दूसरे साल में आपकी अमाउंट 106 हो गई है, यानी 100 पे भी इंटरेस्ट अब मिलेगा और 6 रुपीज़ जो पिछले साल इंटरेस्ट कमाया उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले साल जो इंटरेस्ट मज़ीद हुआ वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, और उससे अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को उसमें ऐड करने के बाद है। तो इसीलिए अगर कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल आपके, जो कि हमने मिनिमम सी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, अगर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो 5 सालों का इंटरेस्ट हर साल का 6 होता है, और वो 30 रुपये इंटरेस्ट बनता है, जिससे फ्यूचर वैल्यू उस अमाउंट की 130 रुपये के बराबर होती है। जबकि यहाँ पे भी 133.3 नज़र आ रही, 133.82 नज़र आ रही है, मीन वैल्यू ज़्यादा है। वो इसीलिए ज़्यादा है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो कंपाउंडिंग पीरियड होता है, अगर ये सालाना है तो ये जो भी आपके सामने तरीक़ाकार लिखा यही है, लेकिन ये तरीक़ाकार ज़रूरी नहीं है इंटरेस्ट आपको एनुअली मिले। सेमी एनुअल भी इंटरेस्ट होते हैं, इफ़ यू नो, साल के अंदर 2 दफ़ा इंटरेस्ट मिलता है 6 मंथ्स के बाद, और यानी पीरियड जो है उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे। और तीसरी बात ये भी है कि आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं। लेट मी शेयर सम एक्सेल फाइल और फिर उस पर बात करता हूँ जी। तो इफ़ यू कैन रिकॉल, तो जी कल जो हमने बात की थी फ्यूचर वैल्यू इनफैक्ट बराबर है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i रेज टू पावर, मैंने कहा था जी रेज टू पावर के लिए हम ये कैप का साइन यूज़ कर सकते हैं, पावर n। ठीक है जी। तो अगर जी अगर ये तरीक़ाकार है हमारा, इस तरीक़ाकार को बेस बना रहे हैं हम, तो अगर आपकी कंपाउंडिंग एनुअल है तो ये पावर ऐसे ही है, अदरवाइज़ अगर कंपाउंडिंग आपकी एनुअल नहीं है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, यानी साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है आई को डिवाइड कर दिया जाए m से। m डिनोट करता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स, और जो n है पावर, उसको भी m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये इस तरह से बनेगा। अगर मैं एक सिंपल सी बात लिखूँ, जो एग्जांपल अभी हम ले रहे थे वो ये थी कि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जी, वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 100 रुपये की आपकी प्रेजेंट वैल्यू है इंटू 1.06 और रेज टू पावर जी आपने किया 5। और अगर आपकी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 1.06 नहीं अब होगा, जितनी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग है उससे डिवाइड किया, यानी ये 1.06 है। चलिए मैं पहले स्टेप वाइज बता देता हूँ। 1 +
0.06, इसको नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड किया जाएगा, यानी अगर सेमी एनुअल है यानी 2 दफ़ा कंपाउंड होना है तो 2 से डिवाइड होगा, और जो पावर है वो अगर 5 इयर्स है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जितनी कंपाउंडिंग टाइम्स हैं, तो साल में 2 दफ़ा कंपाउंड होते तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1.03 रेज टू पावर 10 होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकालेंगे वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी। तो ये तरीक़ाकार है जो इनफैक्ट अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो या क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो तो जो आय है उसको नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड कर देते हैं, और अगर जो आपकी पावर है n उसको उस नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इसको कैरी आउट करने के लिए। जी जस्ट जी सो यहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि इफ़ यू डिपॉजिट ₹100 इन एन अकाउंट अर्निंग 6% विद क्वार्टरली कंपाउंडिंग्स, हाउ मच यू वुड हैव अर्न। अब आप देखिए अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो जो इंटरेस्ट साल के एंड पे मिलना था उसका कुछ पोर्शन आपको पहले क्वार्टर के एंड पे मिलेगा, तो उस पहले क्वार्टर पे के एंड पे मिलने वाली अमाउंट पे भी अब इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर सिंपल कंपाउंडिंग एनुअल कंपाउंडिंग होती तो अगर वो 133.82 रुपये बन रहे थे फ्यूचर वैल्यू 100 रुपये की, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो पैसे थोड़े से ज़्यादा बन जाएंगे बिकॉज इंटरेस्ट जल्दी मिला, और वो इंटरेस्ट जितना मिल गया एक्यूमुलेट हो गया वो उस पर भी इंटरेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो तरीक़ाकार कैलकुलेटर से सॉल्व करने के अलावा फ्यूचर वैल्यू वही फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे गौर करें लिखा हुआ है 6%, तो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे 0.015 यानी 1.5% डिनोट किया गया है। चूँकि नॉर्मली इस तरह के जो ऑड नंबर्स हैं 1.5 या 1.25 इस तरह का टेबल में डाटा अवेलेबल नहीं होता। टेबल एक रेगुलर इंटरवल से बना हुआ 1% की जंप के साथ 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह का अगर ऑड रेट होगा तो उसके लिए फिर आपको खुद से ही वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर m, और पावर m इंटू n के साथ जो नंबर ऑफ पीरियड्स है उसके साथ m को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 1.015 कैसे बना, 6% को अगर आप डिवाइड कर लें 4 क्वार्टरली कंपाउंडिंग है 4 से, वी विल गेट 1.015, और पावर 20 कैसे हुआ 5 इयर्स हैं और n मीन 5 इयर्स और कंपाउंडिंग 4, तो 20 टाइम्स ये कंपाउंड होगा। अमाउंट वही इन्वेस्ट हुई है लेकिन क्वार्टरली कंपाउंडिंग होने की वजह से वो पहले जो 133 रुपये 5 सालों में बन रहे थे, अगर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट भी थोड़ी सी ज़्यादा निकल आई 134। ये मंथली कंपाउंडिंग भी हो सकती है। अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो जो आय है 6% उसको 12 से डिवाइड करेंगे और 5 जो है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर फिर अगेन ये तरीके का ऑप्ट करें तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट जल्दी मिला तो उस पर और बेहतर बन सकती है। 0.05 यानी 0.5% जो इंटरेस्ट है इसका टेबल में ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 1.05 की पावर 60 ली गई है, 1.005 वो 0.5% इंटरेस्ट है, तो 1.005 की पावर 60 लेके वैल्यू निकालेगी 134.89 है। तो कंपाउंडिंग सिंपल एनुअल भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, बाय एनुअल सेमी एनुअल जिसे कहते हैं वो भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, वट एवर द केस में भी उसी हिसाब से चला जाएगा। यहाँ तक बात अगर समझ आती है तो बता दें, कोई इशू है, कोई कन्फ्यूजन है, यू वांट टू आस्क समथिंग तो बता दें, अदरवाइज मैं ये प्रेजेंट वैल्यू का प्रिंसिपल आपसे शेयर कर देता हूँ। So there is no question at all. That's great जी। थैंक यू जानशेर साहब। ओके जी, देन प्रेजेंट वैल्यू के जो प्रिंसिपल है वो उसी चीज़ का हमने ये किया था जी, जो फ्यूचर में हमें मिलने हैं पैसे उसी फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने कल वो रीअरेंज करके बता दी थी। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू रिसीव ₹100 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद अगर आपको वो 100 रुपया मिलता है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट ₹100 इफ़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 6%।
तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6% है, दिस माइट बी समहाउ डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट होगी तो उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। फिर राइट नाउ ये 94.36 कैलकुलेट हुआ, तरीकाकार क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड्स। हम टेबल से भी देख सकते हैं, टेबल भी बने हुए मौजूद है। या तरीकाकार क्या था, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन, या 1 फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन है। यह मैंने कल तरीकाकार बताया था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। इफ़ यू रिमेंबर, ये कल बात मैंने आपसे शेयर की थी। जी, ये बेसिक आपके पास चीज़ थी जी, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। और मैंने कहा अगर ये फ्यूचर की बजाय हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप प्रेजेंट वैल्यू को एक तरफ लिखें, इक्वेशन के साइन के बाद स्टेप्स लेके चलते हैं। जी, तो अगर हम देखते हैं तो ये तरीका का क्या बनेगा, जो फ्यूचर वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। हम इसको ऐसे भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई कर लें, यानी फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आप समझ रहे हो तो। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, रेज टू पावर माइनस एन। मैथमेटिकल तरीका कार है, तो आप टेबल पे से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन वाली चीज़ है, ये इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होगा। और ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ था, जैसे प्रेजेंट वैल्यू को जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होगा। यही टेबल्स के अंदर आपको सॉल्व किए हुए मिलते हैं, जो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, टेबल से वैल्यू लिखी हुई को पिक कर सकते हैं। तो जितनी हम अगर 1 रुपये के साथ ये तो सारा जो सॉल्व हुआ है, ये 1 रुपया अगर इन्वेस्ट किया जाए, $1 इन्वेस्ट किया जाए आज आई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, तो उसकी क्या वैल्यू बनती है। अगर 1 रुपये की फ्यूचर वैल्यू मिल सकती है तो आप उसको किसी भी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू से या फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तरीकाकार जो लिखा हुआ है, कंटिन्यू करते हैं जी वहीं से। जी, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 1.06 रेज टू पावर -1 होगा, ये डिवाइड करके चूँकि लिखा हुआ है, ओवर 1.06 पावर 1। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, आपके पास अगर कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, अगर आप मेरे लिए सॉल्व कर सके 1.06 रेज टू पावर -5, अगर आप वैल्यू निकाल सकें 1.06 रेज टू पावर -5, इफ एनी वन ऑफ यू हैव द कैलकुलेटर। किसी के पास है जनाब? सारे अकाउंटिंग 0.7472 0.7472। हमने कल ये भी देखा था कि हम अगर टेबल से इस वैल्यू को देख लें तो भी हमारे पास यही रिजल्ट बनेंगे। जी, तो ये टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये कल जो मैंने टेबल आपके सामने रखा था वो था फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ $1 कंपाउंडेड एट K% फॉर n पीरियड्स। ये फ्यूचर वैल्यू का टेबल है
और लाइक वाइज हमारे पास जैसे भी वो हमें दिखा रहा था कि 1%, 2, 3, 1 के जंप के साथ ये बना हुआ है, यूजली ये इसी तरह से बने होते हैं। तो वो इंटरवल्स जो हैं वो 1% का रखा गया है, आप ख़ुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये फ्यूचर वैल्यू का फैक्ट टेबल है, इसी तरह ये प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट K रेट ऑफ इंटरेस्ट एन नंबर ऑफ पीरियड। ये कैसे सॉल्व किया जाता है, 1/1 + K रेज टू पावर n। आप ऐसे भी सॉल्व कर लें, रिजल्ट वही बनेगा, या आप -n करके सॉल्व कर लें तो रिजल्ट यही बनेगा। अभी आपने जो खुद से सॉल्व किया है 6% और 5 ईयर्स पे, यू विल सी दिस इज 0.7473। तो आप इस टेबल से भी ये वैल्यू को पिक कर सकते हैं। गोइंग बैक, so question was if you receive 100 rupees 105 years from now, अगर आपको 100 रुपये आज से 5 साल के बाद मिलेगा तो उसकी आज वैल्यू क्या होगी। अगर आप गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ था अगर आपको 100 रुपये 1 साल के बाद मिले तो आप 1 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 94 है। अगर आप वो पैसे आपको 1 की बजाय 5 साल के बाद मिले तो ऑब्वियसली यू आर लूजिंग मोर अपॉर्चुनिटी, मोर इंटरेस्ट। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जो है वो 5 सालों की आपको बियर करना पड़ रही है। तो इसका मतलब जितने दूर जाके आपको पैसे मिलेंगे, जितने पैसे डिले से मिलेंगे, उनकी वर्थ कम होती जाएगी। नियर जितने मिलेंगे उसकी वर्थ ज़्यादा होगी, जितने दूर मिलेंगी उतनी, यानी जितना टाइम पीरियड पैसा मिलने का लेटर ऑन होगा उसी हिसाब से आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी। ये कैलकुलेटर से सॉल्व किया गया है, या तरीकाकार प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड्स। 100 आपकी इन्वेस्टमेंट है, PVIF आप 0.065 आपने खुद से सॉल्व किया तो वो बना 0.74। अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 74 रुपीज़ अमाउंट बनती है। जिस तरह आपने वहाँ पे पढ़ा कि कंपाउंडिंग जो है वो मल्टीपल टाइम्स के लिए भी हो सकती है, यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, उसके लिए वही प्रिंसिपल कार फरमा होगा। एग्जाम्पल लिखिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 टू बी रिसीव 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अगर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मिलना है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट जो है वो 7% है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं 1.07 रेज टू पावर -15। एनी वन ऑफ यू 1.07 रेज टू पावर -15 वैल्यू बता दें। सर 0.3624। ओके, 1,000 रुपये अगर 15 साल के बाद मिलेगा तो टेक्निकली उसकी वर्थ 362 रुपये के बराबर है। आज की सेंस में 362 रुपये उसकी वर्थ बन रही है। 0.0715 आप खुद से सॉल्व कर लें या टेबल से देख लें, रिजल्ट ये बनेगा। तो जितना पैसा आपको, लेकिन आप समझ रहे हैं कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद जो पैसे मिलने हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा में मिल रहे हों तो उनकी वर्थ आज उतनी नहीं है। 1500 हज़ार रुपये 15 सालों के बाद मिलना, 362 अगर ये 20 सालों के बाद मिलेगा या और इससे लेट कर लें तो शायद उसकी वैल्यू नेग्लिजेबल होगी, वो 0 रुपया और कोई इस तरह से पॉइंट्स में अमाउंट निकलेगी। तो जितना अर्ली पैसा रिसीव किया जाए बिजनेस के अंदर उतना अप्रोप्रिएट होता है। जी, ये एग्जांपल लिखी हुई है, इफ़ यू सोल्ड अ लैंड फॉर रुपीज़ दिस मच। जी आगे क्या लिखा है जनाब जी, ओके, इफ़ यू रिसीव सोल्ड लैंड फॉर रुपीज़ 11,933 दैट यू बॉट 5 years ago फॉर रुपीज़ 5,000। अब ये वो बात है जिसके लिए टेक्निकली हम ये सारा टाइम वैल्यू बनी समझ रहे हैं कि 11,933 में आप एक लैंड बेच रहे हैं आज, दैट यू बॉट 5 years फ्रॉम नाउ, आपने 5 साल पहले उसको ख़रीदा था। व्हाट योर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, आपको एनुअली कितना प्रॉफिट होगा, ये वो रेट पता करने वाली बात है। रेट भी पता किए जा सकते हैं लेकिन अभी आपको यहाँ पे रेट वगैरह कैलकुलेट नहीं करने, ये शॉर्टकट इकबाल बता देते हैं। वो ये है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये भी नोन है कि आपने जितने में ख़रीदा था, और फ्यूचर वैल्यू भी नोन है 11.933। अगर ये दोनों नोन है तो इसका मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मिसिंग है, क्योंकि आपको वो आए ही तलाश करना है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स पता है। तो शॉर्टकट क्या है कि आप ये जो 11,933 है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाके 5,000 से डिवाइड कर दें, और 1 + I रेज टू पावर यानी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है 5 years वाला,
एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टेबल में जाकर तलाश करें 5 ईयर्स पे इतनी वैल्यू को, 0.419, 5,000 को 11,933 से डिवाइड करें। यहाँ पे क्या बचेगा, इक्वेशन की दूसरी तरफ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो टेबल से वो रेट तलाश कर लें जिसपे ये 0.419 फैक्टर आ रहा है 5 ईयर्स के रॉ के सामने, जहाँ पे ये फैक्टर मिलेगा वो हमारा रेट होगा, उसको सॉल्व करके ये रेट निकाला जा सकता है। बहरहाल ये सारी बात जो है ये सिंगल सम्स के हवाले से, सिंगल सम का मतलब आपने आज अमाउंट इन्वेस्ट की, आपने बार बार अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसा भी है, जैसे आप इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम आज भी डिपॉजिट कराते हैं और आप फ्यूचर में भी इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट कराएंगे, यानी हर साल आप कुछ ना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट कराएंगे और उस पे पहले वाले पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद वाली भी जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसे सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती हैं इन्हें टेक्निकल टर्म के अंदर एन्युटी के नाम से जाना जाता है। एन्युटी का मतलब ही ये है कि जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं या सीरीज ऑफ जो रिसीट्स हैं उनकी बात हो रही है, कैश फ्लो स्ट्रीम्स कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग उनकी कैसे की जाएगी। Annuity is a sequence of equal cash flows occurring at the end of each period. आप कॉन्टिन्यूसली आपको पैसे मिलने हैं या आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं आफ्टर ईच ईयर सेम अमाउंट है। जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, जनरली आपको लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपने 1,000 रुपया 10,000 रुपया एनुअल प्रीमियम देना है फॉर एग्जांपल, तो 10,000 10,000 10,000 ये सारे पैसे आप हर साल के एंड पे देते जा रहे हैं, तो ये वाला पैसा ये कंपाउंड होगा। फर्ज करने आपने सब 4 ईयर तक वो प्रीमियम पे करना है, तो ये पहले वाला जो है अमाउंट, इस पे आपको जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो फ्यूचर वैल्यू जो इसकी निकलेगी, इसकी पावर जो होगी वो 4 होगी। जो ये वाली अमाउंट है इसकी पावर 3 होगी, इसकी 2n, इसकी 1, इस तरह से ऑनवर्ड चलेगा। तो इन तमाम अमाउंट्स की जो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है अगर आपने, तो उसको किस तरह से निकाला जाता है उसे हम एन्युटी कहते हैं। इफ़ यू बाय अ बॉन्ड यू विल रिसीव इक्वल, बॉन्ड का मतलब जैसे आप वहाँ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डिबेंचर्स कहते हैं, अगर आप कोई बॉन्ड या डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाय करते हैं तो यू विल रिसीव इक्वल सेमी एनुअल कूपन इंटरेस्ट पेमेंट्स, आप इक्वल पेमेंट्स रिसीव करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। आपको मिलता रहेगा जब तक वो बॉन्ड या डिबेंचर जिसकी अगर लाइफ 5-10 साल है तो आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट मिलता रहेगा और रेगुलर मिलेगा और इक्वल अमाउंट का मिलेगा। इसको एन्युटी की एग्जांपल है, इफ यू बोरो मनी टू बाय अ हाउस और अ कार यू विल पे अ स्ट्रीम ऑफ इक्वल पेमेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट थी, ये आपने बोरो किया है, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो एन्युटी की एग्जांपल है। If you invest ₹1,000 each year at 8%, how much would you have after 3 years? एग्जाम्पल है, यानी आपने ये वाली अमाउंट इन्वेस्ट की है, फिर आपने ये वाली अमाउंट इन्वेस्ट की है, फिर ये वाली अमाउंट पे 2 साल का, इस पे 1 साल का, ये जो कि आपने एट द एंड ऑफ ईयर फर्स्ट कर ले इन्वेस्ट की है, तो इस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इंडिविजुअली हर अमाउंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करने की बजाय दो तरीकाकार मौजूद हैं, इंडिविजुअल अमाउंट को कन्वर्ट कर लिया जाए या मैथमेटिकली इसका ये फॉर्मूला बना हुआ है जो अभी आपके सामने आ रहा है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीएमटी मीन पेमेंट, जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स है, पेमेंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 + i रेज टू पावर n -1 ओवर i। अब ये मैथमेटिकल तरीकाकार है जिसमें वो पहली अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलना है, उससे अगली वाली पे भी मिलना है, उससे अगले वाले की भी फ्यूचर वैल्यू निकलनी है। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसकी, उस डेरिवेशन के पीछे तो फॉर द टाइम बिग मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये आपको फार्मूला जहन में ज़रूर इसलिए होना चाहिए कि इन सर्टन केसेस जैसे मैंने अभी बताया जो रेट के टेबल बने हुए आपको मिलते हैं वो यूजुअली जो पॉइंट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो अगर आप खुद से वैल्यू निकालना चाहें तो यू कैन फाइंड आउट दैट। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, मैं टेबल से आपको शो कर देता हूँ। तरीकाकार क्या है, 1.08 पावर n, पावर n मीन 3, 1.08 की पावर 3 करिएगा जरा क्या रिजल्ट आता है। जी नबीला आप ही बता दें, 1.08 पावर 3 1.25 1.25 में से माइनस करें 1 0.2597 0.25
और उसको डिवाइड करेंगे आई मीन 0.08, तो 0.08 से डिवाइड कर दें, बताएं क्या आया? 3.2464 3.24 ओके 3.24 जो वैल्यू बनी है ये असल में आपका ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एन नंबर ऑफ पीरियड्स। टेबल से भी लिख सकते हैं, आप खुद भी निकाल सकते हैं। जो रिफैक्टर निकाला आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। कितनी बनती है जी आपके सामने? 3246। तो 3246 योर वैल्यू, यही फैक्टर आपका था 3.24। तो 3.24 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। ये टेबल से भी मिल सकता है, मैं भी टेबल से भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने टेबल भी आपके सामने शेयर किया था। तो ये जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था जी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू टेबल, इसमें जो पहला टेबल है ये टॉप पे जो टेबल सबसे पहला मैंने कल शेयर किया था वो फ्यूचर वैल्यू का था। ये लिखा हुआ ऑफ $1 और $1 के बाद इसके नीचे टेबल है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ $1 एनओटी। एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स की बात हो रही है। जब सीरीज ऑफ पेमेंट्स या रिसीट्स हो तो फिर एनओटी की बात आएगी। 7% कहा गया था आपको और 3 इयर्स 7 था या 8 था? 8 था सर, 8%। 8% और ये 3 इयर्स की रॉ में जाके आप चेक कर लें तो ये 3.2464 बनता है। यही आपने भी फाइंड आउट किया था, एम आई राइट जी? यस Yes, सर। sir. That's great. जी, तो जैसे ये फ्यूचर वैल्यू निकाली गई है इसी तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यानी ये पैसे सारे आपको फ्यूचर में मिलने हैं, आप इनकी आज टाइम जीरो पे आज की डेट पे वैल्यू निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 इयर्स इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 8%। 8% है तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, आप टेबल से भी देख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल मौजूद है फॉर एनओटी, present value interest factor of annuity at I rate of interest and number of periods। या हम ये जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो मैंने भी बताया था 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन का मतलब 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन भी हो सकता है। तो आप जरा इसको सॉल्व करें। 1.1 पहले 1.08 रेज टू पावर -3 करें, 1.08 raised to power -3। So 0.7938। 0.7938 उस 1 में से उसको माइनस कर दें। 1 माइनस ये है, 1 माइनस ये करें 0.7938। 0.2062। 0.206 को आई से डिवाइड कर दें, आई मीन 0.08। 2.577। 2.577 यानी अगर आपको वो हज़ार रुपया 3 साल फ्यूचर में मिलना है, हर एक साल में हज़ार मिलना है, तो उनकी वैल्यू आज 3000 के बराबर नहीं है। वो सारे पैसे मिल के जो उनकी आज की वर्थ बनती है वो 2577 है। बात समझ आई है या नहीं जी? यस सर। यस सर। मैं आपको टेबल से भी शो कर देता हूँ। ये जैसे टेबल था फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी का, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 और ये पर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 एन्युटी। तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था हमें, हाउ मच, जो अभी क्वेश्चन देख रहे थे हम? सर 8%। 8%। और आपने पावर -3 ली थी तो 3 इयर्स का पीरियड है। आप 3 इयर्स के पीरियड में जाकर देख लो 2.57 ही निकाला था आपने फैक्टर। जी सर। तो यस ये सर। 2.57 है। तो आइदर यू कैन यूटिलाइज दीज टेबल्स, और जनरली ये टेबल्स मैंने जैसे एग्जाम लाइक सिनेरियो में बताया, जो क्वेश्चन होता है उसके साथ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो टेबल का है, अगर फर्ज कर लें आपका जो रेट है वो 7% है 8% है, या तो वो 7-8% का है, ये 1-2-3 साल के फैक्टर्स बता देंगे ताकि आपको पता हो आपने कौन सा चूज़ करना, खुद से ट्राई कर लें। नंबर 2 ये भी होता है कि कोई 7-8% पे जो भी वो आपका क्वेश्चन में रेट है उसके हिसाब से आपको एग्जैक्ट फैक्टर भी बता दिया रहे। मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाहें तो वो फार्मूला क्या है, ताकि अगर कोई ऑड रेट हो 9.5%, 7.5%, यू मे एबल टू कैलकुलेट दैट। आई होप बात समझ आई होगी जी।
सो कल हमने यहाँ से इनफैक्ट बात लिंक करनी थी और हम उधर चले गए। पहले फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से हमने बात शुरू कर दी। उसकी रीज़न ये थी कि हम बात कर रहे थे क्योंकि इसका इम्पैक्ट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। हमें जो पैसे मिलने हैं वो फ्यूचर में मिलने हैं। जो पहले ये दो मेथड्स हैं, चूँकि एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये मेथड बाद में डेवलप हुए। पहले ये सिंपल मेथड था कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से मुराद अकाउंटिंग प्रॉफिट है। जितना प्रॉफिट है आप उसको डिवाइड कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट से। हमें ये बारी बारी मेथड्स क्या हैं इनको आपके सामने डिस्कस करता हूँ और फिर इनकी एग्जांपल्स आपके साथ आई विल बी गोइंग टू शेयर दैम। फिर आपके साथ वो शेयर करता जाता हूँ। जी चलिए। जी तो तरीक़ाकार क्या है, ARR बीन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, दो तरीक़ाकार है, दोनों मैं लिख देता हूँ। IN इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन 200 मीन परसेंटेज में निकालना है। दूसरा तरीक़ाकार यही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर उसी तरह से सारे पैसे आपके इन्वेस्टेड नहीं रहते, तो यू शुड कंसिडर एवरेज इन्वेस्टमेंट। जब प्रॉफिट एवरेज ले रहे हैं तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट ही लेनी चाहिए। सो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया। अब हाउ टू गो अबाउट दिस, लेट मी शेयर इट विद यू। जी स्लाइड्स विजिबल हैं या नहीं? Yes, sir. Visible यस है. सर। तो ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, इसे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। तरीकाकार क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड नेट इनकम, एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बता दिया दो तरीकाकार हो सकते हैं, तो पूरी इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया जाए या एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया जाए। बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल, बट प्रेफरेंस इसी मेथड को दी जाती है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया जाए। जी ओके। अभी एक एग्जांपल है आपके सामने। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 130,000 इन न्यू इक्विपमेंट। The new equipment is expected to last 5 years and have zero salvage value at the end of useful life. Renault uses the straight line method for depreciation. अब 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है। जी 2 लाख आपकी सेल्स हैं। कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये सारे माइनस कर लिए जाएँ तो 20,000 रुपया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है और 7,000 रुपये का उस पर टैक्स अप्लाई है। वो जो नेट इनकम इस प्रोजेक्ट से कमाई जाएगी एनुअल, वो 13,000 होगी। तो 13,000 की आपकी इनकम है। द न्यू इक्विपमेंट एक्सपेक्टेड टू लास्ट 5 ईयर्स और हर साल का ये प्रॉफिट एंड लॉस है। एनुअल यही है, चेंज नहीं आने वाला हर साल के अंदर। अगर चेंज होगा यानी पहले साल में 13,000 प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, दूसरे में 15, चौथे में 18, जितना भी है उन सब को हम सॉल्व करेंगे, टोटल करेंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पे तरीकाकार क्या आ रहा है जी, आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसका तरीकाकार ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, उसको 2 से डिवाइड, यानी अगर कोई सॉल्वेज वैल्यू है तो उसको लेके उसमें से 2 से डिवाइड कर लें। अभी हमें यहाँ क्या लिखा हुआ था, देयर इज़ नो सॉल्वेज वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो 1,30,000 है, 130,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलेगी 65,000। जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, 13,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, 65 की एवरेज इन्वेस्टमेंट है, आपका 20%
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। प्रोजेक्ट आपके लिए ये एक्सेप्टेबल तब होगा जब आपके पास जो आपका जो उस प्रोजेक्ट से मिलने वाला जो है रिटर्न, अगर वो 20% है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे कम हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है उसको मैं बात करता हूँ, बट पहले आप ये जो एग्जांपल एक आपके सामने आ रही है आप इसको सॉल्व करें और मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, आई वुड जॉइन यू। आप इन द मीन वाइल उसको सॉल्व करें।
जी, सो किसी ने आंसर कैलकुलेट किया है जी? It's 13.3%. Most of the people are saying okay जी। तो तरीकाकार पहले तो ये है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। इनफैक्ट तो यहाँ पे लिखा गया है machine would cost 900,000. It would have an estimated life of 6 years with no salvage value. The company estimates annual revenues would increase by 400,000. इंक्रीज से मुराद ये कि पहले भी कंपनी कोई काम कर रही है और कंपनी अब ये काम मशीन ऐड करने जा रही है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पहले कंपनी कोई काम नहीं कर रही। सो इस मशीन की वजह से जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो 400,000 के, और एनुअल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन वुड बी 190,000। सो अगर 190,000 की डेप्रीसिएशन है, सॉरी एक्सपेंसेस हैं, तो 4 में से 190 माइनस करेंगे। इसके अलावा जब आप प्रॉफिट निकालने की बात कर रहे हैं, इनकम निकालने की बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू डिडक्ट द डेप्रीसिएशन ऑल्सो। तो आपका जो एसेट है उसकी कॉस्ट 9 लाख है, और इज नो रेजिडुअल वैल्यू, तो 9 लाख को डिवाइड कर दें हम 6 ईयर्स लाइफ से, तो 150,000 पर ईयर डेप्रीसिएशन भी बनेगी। सो 400,000 में से 190 भी माइनस करेंगे और 150 भी माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा जी। 190 और डेप्रीसिएशन 150 माइनस करेंगे तो 60,000 का एवरेज प्रॉफिट है। 90,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि सॉल्वेज वैल्यू ज़ीरो है, तो 9 लाख प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 450,000। एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करें तो 13% बनता है। अब ये सवाल पीछे क्या लिखा हुआ था कि कंपनी का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कंपनी ने जो बिजनेस में किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा के रिक्वायर कर रही है कंपनी कमाना, वो 9% है। जबकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको रिटर्न 13.3% दे रहा है। तो वेदर दिस प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर द मैनेजमेंट, तो जवाब यस है, यस कंपनी कैन एक्सेप्ट। तो हम कंपेयर करेंगे इसको अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। इसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। मींस तो बिजनेस में हमने पैसा लगाया, अगर कॉरपोरेशन की बात करें, कंपनी की बात करें, तो बिजनेस में जो पैसा देने वाले लोग हैं या तो बिजनेस के ओनर्स हैं जिन्हें आप शेयर होल्डर्स कहते हैं, या वो लोग हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, लोन प्रोवाइडर्स होते हैं। सो व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम द बिजनेस, कि जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उन लोगों से लेके वट एवर इज़ देयर डिमांड, जितना वो आपसे वापस मांगते हैं, यानी जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बिजनेस में बॉटम लाइन वो है जितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना ही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। सो अगर हमारे लिए एक्सेप्टेबल इतने परसेंट पे है तो हम इसको इस तरीके से लेके चल सकते हैं। वो बात समझ आई होगी जी। आसिफ अली साहब, आपने हैंड रेज किया, आप पूछ सकते हैं सवाल। जी आसिफ अली, पूछें आप सवाल। जी आसिफ अली साहब, यू मे आस्क योर क्वेश्चन, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। कि आपकी आवाज़ आसिफ साहब नहीं आ रही, अगर आप बता। जी आसिफ साहब, अच्छा जी, जो रिक्वायर्ड रेट और एक्सपेक्टेड रेट में फ़र्क पूछ रहे हैं टेक्निकली, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही हमारी रिक्वायरमेंट ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये मुख्तलिफ नाम इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट में बिज़नेस पे पैसा लगा के, हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हम बिज़नेस में पैसा लगा के मिनिमम इतना कमाना चाहते हैं। व्हाट इज़ आवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। तो मैं अब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है
इसको जिक्र करने लगा हूँ। अगर पे बैक पीरियड के हवाले से बात करें तो पे बैक पीरियड से मुराद ये है दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक योर इन्वेस्टमेंट दे विल बी रिटर्न टू यू। अब यहाँ पे कल जो स्लाइड्स पे हम बात कर रहे थे उसमें हमने कहा था कि जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे हैं तो वी शुड बेस आवर डिसीजन इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, हमें कैश फ्लो को बेस बनाना चाहिए, इन और आउटफ्लो को। अब उसकी फंडामेंटल रीज़न आप समझिए, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है इनिशियल, जितना जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, अगर 9 लाख या वट आपने मशीनरी ख़रीदी है, आप उसी 9 लाख को फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के तौर पे, उसी चीज़ की अप्रोप्रिएशन जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगी है। हालांकि आपकी जेब में से जो पैसे आने हैं और जो जाने हैं वो तो वो रेवेन्यू है जो एडिशनल मिल रहा है और एडिशनल कैश एक्सपेंसेस हैं। इसीलिए कैश फ्लो को बेस बनाने का कहा गया, बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट भी ले चुके हैं और इसके बाद आप ये वाला तरीक़ाकार ऑप्ट करें कि उसकी डेप्रीसिएशन भी वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का तरीक़ाकार ही ये है कि आप माइनस करें, तो आप करते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप शायद थोड़ा बहुत मिसलीड कर रहे हैं। अगर आप मिसलीड कर रहे हैं तो उससे बचने का हल ये है कि आप कैश फ्लोज को बेस बनाएं इंस्टेड ऑफ मेकिंग द बेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो फिर तरीक़ाकार ये है कि आप पे बैक पीरियड निकालें और पे बैक पीरियड निकलेगा कैश फ्लो की बेसिस पे। पहले मेथड में जो फ्लॉ था उसको ओवरकम किया गया, तो पे बैक पीरियड निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, जितनी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड कर दिया जाए एनुअल कैश फ्लो से। अगर आप समझ पा रहे हैं बात, एनुअल कैश फ्लो से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे मैं अगर फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और हर साल मुझे 1,20,000 रुपया मिलेगा, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ 500,000 को डिवाइडेड बाय 120,000, तो मेरे पास वैल्यू बनती है 4.2 ईयर्स। 4.2 ईयर्स लगेंगे टू गेट बैक माय मनी। जो मैंने पैसा लगाया है उसको वापस मिलने में मुझे इतना टाइम लग जाएगा। आई होप बात समझ ये वाली यही है जी। ये तो बड़ी आसान सी बात है। अगर कैश फ्लो जो हमें फ्यूचर में मिलने हैं, जो पैसे फ्यूचर में मिलने हैं, अगर वो यूनिफॉर्म है, अगर वो यूनिफॉर्म है तो ये तरीक़ाकार होता है। अगर वो यूनिफॉर्म ना हो तो जो तरीक़ाकार है, ये जो ये मैंने भी लिखा, इसके ऑल्टरनेट के तौर पे तरीक़ाकार ये भी होता है कि हम ये टेबल बना लेते हैं। ईयर लिखता हूँ मैं जी, कैश फ्लोज, तो एनुअल कैश फ्लो है, ये एनुअल कैश फ्लो के बाद यहाँ पे आई वुड मेंशन क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। चलिए मैं ज़रा उसको जी, तो ये एनुअल कैश फ्लो है मेरे पास, आई वुड मेंशन ओवर हेयर, और मैं एक कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोजेक्ट की जो मुझे 5 साल तक ये पैसे मिलने हैं या 10 साल तक ये पैसे मिलने हैं, तो मैं ये लिख देता हूँ, ये 2, 3 जो मेरे ईयर्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, लाइक
7 ईयर प्रोजेक्ट की लाइफ है, और जो एनुअल कैश फ्लो मिलना है मुझे वो 1,20,000 है। तो अगर 1,20,000 का मुझे कैश फ्लो मिलना है, जो अगर 1,20,000 का कैश फ्लो मुझे हर साल मिलना है, तो मैं इसका तरीकाकार ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बना लूँ। क्यूमुलेटिव से मुराद ये और इससे पहले वाला जो मिला होगा, अभी 1,20,000 है, अगला साल 1,20,000 और हो गया, जो पहले वाला क्यूमुलेटिव है उसमें 1,20,000 ऐड कर दें। इसी तरह से उससे अगले साल के अंदर जो अभी क्यूमुलेट हुआ है इसमें 1,20,000 इस साल मिलेगा वो ऐड कर दें। इसी तरह से जो अब एक्यूमुलेट हो चुका है इसमें जो अब मिलेगा वो ऐड कर दें। तो यहाँ तक पहुँचते ही मुझे पता चला कि 4,80,000 मेरा कैश फ्लो पूरा हो चुका है। और अगले साल के अंदर अगर मैं अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालूँ 480 प्लस 120, सॉरी इस साल वाला 120, तो ये 600,000 बनता है। तो इसका मतलब मेरा जो मुझे पे बैक हुआ होगा वो 4 और 5 साल के दरमियान, मेरा पे बैक मेरी अपनी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट जो कि 5 लाख है वो 4 और 5 साल के दरमियान में कहीं पूरी हुई है। बिकॉज जब 5 साल पूरे होंगे तो 6 लाख मिलेगा, 4 साल के एंड पे 480 हो चुका है। जो मेरी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रहती है तो वो अगर रहती है जो मुझे मिलनी चाहिए वापस वो 20,000 रुपये की, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख रुपए की है। तो तरीकाकार ऐसी सूरत हाल में ये होगा, जितना अभी तक वाला पे बैक है वो 4 ईयर्स है, इसमें प्लस करेंगे हम जितनी हमारी रिमेनिंग जो हमें कैश फ्लो चाहिए टू गेट आवर मनी बैक, वो उसको डिवाइड कर देंगे उस साल के पूरे कैश फ्लो से। एनुअल लिख देता हूँ मैं, या साल का या उस साल का ईयर्स कैश फ्लो। मुझे वो फ्रैक्शन ऑफ द पीरियड मिल जाएगा जितने के अंदर मेरा वो पे बैक हो रहा है। यानी मेरा रिमेनिंग कैश फ्लो क्या था 20,000, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। यानी अगर मैं इक्वेशन में पहले लिख दूँ 4 प्लस होगा 20,000 डिवाइडेड बाय उस साल में मिलने वाला जो कैश फ्लो है वो 1,20,000 है। तो ये डिवाइड कर लें, पहले इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा जी 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 करेंगे तो ये 0.2 बनेगा, 0.16। इसका मतलब आपका जो पे बैक पीरियड है वो 4.167 ईयर्स है। साल के कुछ हिस्से में आपका वो पूरा हो जाएगा। तो ये चूँकि राउंड किया हुआ हमने यहाँ पे, मैं डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दूँ तो आपके पास ये निकलेगा। तो ये शॉर्टकट भी ऑप्ट किया जा सकता है या प्रॉपर तरीकाकार ये है। और ये तरीकाकार बड़ी ये शॉर्टकट तभी ऑप्ट किया जा सकता है जब आपके कैश फ्लो सेम हो। लेकिन अगर आपके कैश फ्लो सेम ना हो, यानी इस साल 50,000 मिल रहा हो, फिर 80,000, 70,000, फिर 1,50,000, फिर 1,80,000, तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर फॉर श्योर आपको इसी तरह से तरीकाकार ऑप्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। तो दिस वुड बी द बेस्ट वे कि आप इस तरह से पे बैक पीरियड निकालें। पे बैक पीरियड से मुराद हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट योर मनी बैक, आपको अपना पैसा वापस मिलने में कितना अर्सा लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड भी कहते हैं इसे, या इसे कैश पे बैक पीरियड भी कहते हैं। कैश पे बैक पीरियड बी वन ऑफ द टूल टू डिसाइड कि किस तरह हमने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है और किस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जी, तो ये कैश पे बैक टेक्निक लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, तरीकाकार लिखा हुआ है कि आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको डिवाइड कर देते हैं नेट एनुअल कैश फ्लो से। कैश पे बैक पीरियड फॉर स्टीवर्ट, ये एक डाटा पीछे दिया हुआ है, ये है स्टीवर्ट कंपनी is considering investment of 130,000 in new equipment। 130,000 एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 years है। एनुअल कैश फ्लोज की बात हो रही है, इनफ्लो फ्रॉम कस्टमर्स और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कॉस्ट। 200,000 और 176,000 का डिफरेंस जो है
और 24,000 है तो नेट जो 24 एनुअल है, हर साल सेम है, तो यही तरीका कार चले कि 1,30,000 को 24,000 से डिवाइड कर दें तो आपको कैश पे बैक पीरियड मिल जाएगा 5.42 ईयर्स में आपके अपने पैसे पूरे हो जाएंगे और उसके बाद टेक्निकली यू विल बी गेटिंग प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव योर इन्वेस्टमेंट। जितना पे बैक पीरियड शॉर्टर होगा, कम होगा, उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना जल्दी आप अपना लगाया हुआ पैसा रिकवर कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, यू विल बी बेटर ऑफ। तो पे बैक पीरियड कब निकलेगा? जब क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो बराबर हो जाए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है। जैसे अभी मैंने आपके सामने किया था, इन्वेस्टमेंट 3 लाख है, नेट एनुअल कैश फ्लो 60, 90, 90, 1,20,000 और 1 लाख है। अगर आप इस तरीकाकार में कोई शॉर्टकट ऑप्ट करना चाहे तो वो नहीं चलेगा, आपको तरीकाकार ये ऑप्ट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लोज। 60,000 अगले साल में 90 मिला, 60 और 90 1,50,000, फिर 90 मिला 1,50,000 2,40,000 हो जाएगा, 2,40,000 और अगले साल में 1,20,000 मिला तो 3,60,000 हो गया। अब यहाँ पे रुकेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट 3 लाख है, 40,000 यहाँ पे 2,40 था और यहाँ पे 3,60, इन दोनों सालों के दरमियान, तीसरे और चौथे साल के दरमियान हमारा पे बैक हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? तीसरे साल के एंड तक 2,40,000 हमारा पूरा हो गया, बाकी पैसे कितने रहते हैं हमारे? 60,000। अगले साल के अंदर हमें 1,20,000 मिलना है, तो अगर हम वो निकालें 60 डिवाइडेड बाय 1,20,000 तो वो 0.5 बनेगा। तो टेक्निकली आपका जो पे बैक होगा वो 3.5 ईयर्स के अंदर होगा जी। आई होप बात समझ आ रही होगी। ग्रेट जी, सलमान साहब आपने रिस्पॉन्स किया है। ओके, कोई अगर इसको सॉल्व करके बता सके और आंसर बता सके क्या है जी इसका? जी सलमान साहब ने एक ऑप्शन बताई है। 5 years नहीं है? सॉरी, 5 years। 5 ईयर्स, ओके। सलमान साहब ने ऑप्शन ली है बी 3.08 ईयर्स। सही है, 5 years है। 5 ईयर्स है, चलें देख लें। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है विद जीरो स्क्रैप वैल्यू एंड 8 years लाइफ, कंप्यूट कैश बैक पे बैक पीरियड ऑफ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज यूज एंड नेट इनकम इज डिटर्मिन्ड टू बी 20,000। अब आप ये बार बार देख लें, आपको कैश फ्लो चाहिए, नेट इनकम नहीं। ये है नेट इनकम। नेट इनकम में से जो डेप्रीसिएशन माइनस हो चुकी होती है, आपको इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। तो जो नेट इनकम है इसमें डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करेंगे आप। अगर मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप, 100,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसमें 8 साल से डिवाइड करें तो पर ईयर डेप्रीसिएशन 12,500 बनती है। ये 20,000 जो है नेट प्रॉफिट है। अगर आपने कैश फ्लो निकालना है तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें 12,500, तो आपका जो एनुअल कैश फ्लो है वो 32,500 है। 100 को डिवाइड करें 32,500 से 100,000 को, तो 3.07 या 3.08 बनता है। समझ आ रही है बात क्या नहीं जी? कुछ समझ आई है? समझ आई है ओके बात सर। क्या नहीं? जी सर। चलें, दैट्स ग्रेट। नबीला आपको समझ आई है? Yes sir। सो वी आर टेकिंग कैश फ्लो, इसीलिए तो बात हुई थी कि अकाउंटिंग इनकम को बेस बना रहे थे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। तो उसमें फ्लॉ यही नज़र आया कि जो डेप्रीसिएशन है वो तो डबल हो रही है। देखिए इन्वेस्टमेंट की तो डेप्रीसिएशन ले रहे हैं आप, तो इसीलिए हमने कैश फ्लो को बेस बनाने की बात की। तो फिर कैश फ्लो को बेस बनाएंगे, यहाँ पे नेट इनकम दी हुई थी, हमने कैश फ्लो में कन्वर्ट किया। सो अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंपनी इज कंसिडरिंग एडिंग अनदर मशीन ऑफ द मशीन वुड कॉस्ट। अच्छा ये तो हमने कर लिया ना इससे पहले, ये नहीं किया, सॉरी। चलें ओके, ये वो पे बैक वाला है, इसका अकाउंटिंग रेट निकाला था हमने। 900,000 है, एस्टिमेटेड लाइफ 6 साल है, नो सॉल्वेज वैल्यू। कंपनी एस्टिमेट एनुअल कैश इनफ्लो 400,000 और कैश आउटफ्लो जो है वो 190,000 है। तो इन और आउटफ्लो को माइनस कर दें, डेप्रीसिएशन नहीं माइनस करनी है हमने। हमारा 2,10,000 का एवरेज बनता है और एनुअल रिटर्न बनता है कैश इनफ्लो। तो 900,000 को डिवाइड कर दें 2,10,000 से, 4.3 ईयर्स बनेगा।
दिस इज कॉल्ड एज कैश पे बैक पीरियड। जब यहाँ तक पहुंचे तो अब इस मेथड के अंदर पहुंचने से एक और फ्लॉ हमें नजर आया, वो फ्लॉ दो हैं। सो 400,000 और 194.3 ईयर्स बनता है। तो मैं जो बात बता रहा था जी, इन मेथड्स के अंदर जो फ्लॉज हैं इनको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट मेथड डेवलप होते हैं। इस मेथड के अंदर फ्लॉ ये नज़र आया कि ये जो लाइफ है प्रोजेक्ट की वो तो 6 ईयर्स है, और अगर इससे पिछले वाला भी देखें तो वो 10 ईयर्स या 9 ईयर्स लाइफ थी प्रोजेक्ट की, या 8 ईयर्स थी। तो हम ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर दैट पे बैक पीरियड। अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं आइडेंटिकल, एक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एक जितना पे बैक आता है, हमने ये पढ़ा शॉर्टर द पे बैक मोर अट्रैक्टिव विल बी द प्रोजेक्ट। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और प्रोजेक्ट है जिसका पे बैक हमने निकाला, वो भी हमारा 3.5 ईयर्स ही निकला, जबकि उससे अगले साल जो 5वां साल है, उस 5वें साल के अंदर इस वाले प्रोजेक्ट्स में 100,000 का कैश फ्लो हमें मिल रहा है, जबकि जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका पे बैक 3.5 ही निकला है, उसमें अगले 5वें साल में हमें जो कैश फ्लो मिलना है वो 6 लाख रुपए का मिलना है, 3 लाख का मिलना है, 2 लाख का मिलना है। तो क्या पे बैक पीरियड एक जितना होने के बावजूद हम जो उसके बाद कैश फ्लोज मिलने हैं उसको इग्नोर कर देंगे? अगर हम उसको कैश पे बैक पीरियड की बुनियाद पे ही डिसाइड कर रहे हैं, पे बैक पीरियड की बुनियाद पे ही डिसाइड कर रहे हैं, तो वी आर इनफैक्ट इग्नोरिंग व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर दिस। इस टाइम के बाद हमें क्या मिलना है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। वी शुड नॉट इग्नोर दैट, कि जो हमें इस टाइम के बाद मिलना है दैट शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। नंबर 2, जो अभी हमने बात पढ़ी, ये सारे पैसे जो हमें फ्यूचर में मिलने हैं, इन सारे पैसे जो फ्यूचर में मिलने हैं इनकी आज क्या वर्थ है, हम उस वाले फैक्टर को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो जो इससे अगला मेथड डेवलप हो रहा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के अंदर, वो जो मेन मेथड है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी भी कहलाता है। ये जो एनपीवी का मेथड है ये इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहा है। पहला प्रॉब्लम कि आफ्टर हैविंग द पे बैक व्हाट वी विल गेट इन फ्यूचर, हम उसको इग्नोर करें। वी शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल द कैश फ्लोज ओवर द लाइफ टाइम ऑफ दैट प्रोजेक्ट। नंबर 2, हमें उनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग सो कि हम जो ये वाले कैश फ्लोज हैं इसी को बेस बना दें। जाजेब आप सवाल करना चाह रहे हैं, पूछ लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इससे नीचे वाला क्वेश्चन करो, एक दफा बता दे, इससे नीचे वाला जो भी किया था। इससे नीचे वाला? जी जी, इससे नीचे। नीचे वाला कौन सा कह रहे हैं जनाब? ये वाला? सर ये वाला, हाँ सर, ये जरा काफी। तो चलिए ये बता दें कि हमने डिसाइड करना है, पे बैक पीरियड निकालना है प्रॉफिट की बेस पे नहीं, कैश फ्लो की बेस पे। ये समझ आती है बात? जी सर। अच्छा, आपने कहीं जिंदगी में कैश फ्लो स्टेटमेंट तो नहीं बनाई? जी सर, बनाइए। बनाई है। तो उसका तरीकाकार एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें आप प्रॉफिट में पहले रिवर्सल करते हैं नॉन कैश आइटम्स का। जी सर। तो ये वही तरीकाकार है टेक्निकली अगर आप समझें। नेट इनकम बताई गई है, तो नेट इनकम बिजनेस में कैसे निकाली जाती है? सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट। जी सर। या कुछ एक्सपेंसेस?
सर सारे तकरीबन तो सारे सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लिए, इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस कर ली होगी। जी सर। लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से क्या आपकी जेब से पैसे गए हैं? नहीं सर। तो इसका मतलब अगर आप कैश फ्लो निकालना चाहते हैं तो इस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दें। ऐड कर डेप्रिसिएशन दें। इसमें से माइनस हो चुकी है, ऐड बैक कर दें। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाली? 1 लाख एसेट वैल्यू है, 8 साल लाइफ है, डिवाइड कर दें, 12,500 बनता है। जी सर तो ऐसे ही है। 20,000 जमा 12,500 करें तो ये 32 कैश फ्लो बनेगा आपके पास। जी सर। जी यस नो? जी सर ऐसे ही 32,500 कैश फ्लो बनेगा, एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, तो फिर 1 लाख से डिवाइड करें 32,500 को। जी सर ठीक हो गया। 3.7 इसमें आ रहा है, वैसे 3.8 है, वो नियरेस्ट यही है। ठीक है 3.07 के बाद आगे पे देखे ना उन्होंने राउंड किया हुआ है। जी सर ऐसे ही है। अच्छा जी, चलें। थैंक यू सर। मैं थैंक बात मैं बात बता रहा था वो ये था कि इस मेथड के अंदर फ्लॉ क्या है। फ्लॉ ये है कि जैसे ये 3.08 हमने निकाला, 8 साल में लाइफ थी प्रोजेक्ट की, 3 साल के बाद अगर पे बैक हो गया तो इसके बाद जो प्रोजेक्ट से हर साल मिलना है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब अगर दूसरा प्रोजेक्ट है एक और, इसमें हमें हर साल कितना मिल रहा है? 32,500। एक और प्रोजेक्ट है जिसकी पे बैक पीरियड इतना ही निकला है 3.08 ईयर्स, लेकिन उसमें आने वाले सालों में हमें 50-50 हज़ार मिलना है। तो अगर वो 50-50 हज़ार मिलना है या हमें 32,500 मिलना है, हम ये बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। हम इस चीज़ पर स्टिक हो गए हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे लिए इक्वली एक्सेप्टेबल हैं, एक जैसे हैं, बिकॉज दोनों का पे बैक पीरियड एक जैसा है। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? जी सर। जी सर। जी समझ आ रही है ना बात? जी सर। जी सर। तो वी शुड कंसिडर दैट आफ्टर द पे बैक हम क्या कुछ हासिल करेंगे। ये नहीं हमें सिर्फ पे बैक पीरियड तक कैश फ्लोज को बेस नहीं बनाना चाहिए, बट वट एवर वी आर गोइंग टू गेट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट उन तमाम कैश फ्लोज को बेस बनाना चाहिए। नंबर 2, हम इसमें वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में पैसे मिलने हैं उनकी आज वैल्यू कितनी है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो फ्यूचर में जितने पैसे मिलने हैं हम उन्हीं की बात, वो जो फ्यूचर में एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है उन्हीं की प्रेजेंट उनको ही कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इस टाइम पे इतना हो जाएगा, हमारे पैसे लगाए वापस मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमने जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा तो जो हमें 1 साल के बाद 60,000 मिलना है उसकी आज वर्थ 60,000 नहीं है, जो 2 साल के बाद 90,000 मिलना है उसकी आज वर्थ 90,000 नहीं है। तो हमें इनमें प्रेजेंट वैल्यूज को अकाउंट फॉर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ दोज कैश फ्लोज विच विल बी रिसीव इन फ्यूचर। हमें फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले फैक्टर को भी इंक्लूड करना है और हमें इंक्लूड करना है लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर जो हमें कैश फ्लोज मिलेंगे उनको। इनको इनकम्पैस करता है, ओवरकम करता है, इंक्लूड करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और दूसरा जो इसके बाद तरीकाकार लिखा हुआ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो दोनों टेक्निक है इन्हें डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहा जाता है। डिस्काउंटेड का वर्ड हमने अभी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा। फ्यूचर के पैसों को आज की डेट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो उसे हम डिस्काउंटिंग कहते हैं, और आज के पैसे को फ्यूचर में कन्वर्ट किया जाए तो उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं, 2 तरीके जो मैंने अभी डिस्कस किए, आप उसको कुछ पढ़ें। मैं कल नहीं आपको बता सका चैप्टर, तो मैं किताब से भी वो चैप्टर आपको रेफर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। उसमें से कैश पे बैक पीरियड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर 13 है। 13 है, दैट्स ग्रेट जी। चैप्टर 13 है, आप उसमें जो कैश पे बैक पीरियड से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR और जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मैंने अभी डिस्काउंटेड पे बैक लिखा है उसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। आई होप कुछ बात समझ आई होगी। मैं कुछ प्रैक्टिस मटेरियल आई विल शेयर इन द ग्रुप ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।